स्वागत है आप सबका अखिल गुप्ता ब्लॉग्स में। आप देख रहे हैं वियतनाम सीरीज़ का एपिसोड 8। इस वक्त रात के 3:30 बजे हैं, सुबह ही लगा लो। तो मैं होटल में था और मुझे भूख लगी थी तो मैं आ गया था 7-Eleven। तो ये अभी मैं 7-Eleven में ये नूडल्स लिए हैं, कपा नूडल्स। तो इसको अभी गर्म पानी डाल के अब मज़े से यहाँ पे इंजॉय करूँगा। यार इन देशों की ना ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। रात को 2 बजे हों 3 बजे हों, इस वक्त देखो 3:30 बजे हैं और मेरा मन किया कुछ भी खाने का, आ जाओ चुपचाप 7-Eleven खुला है, बैठ के खाओ या फिर यहाँ से पैक करवा के घर ले जाओ या होटल ले जाओ वहाँ खाओ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इन देशों की ना, इतनी सेफ्टी, इतनी सिक्योरिटी, कोई आपको दिक्कत नहीं। आप लड़की क्यों ना हो, आप लड़के भी हो ना, तो आप अपने होटल से यहाँ अकेले आओ, सामान ले जाओ या फिर यहाँ बैठ के खाओ। तो यहाँ पे इस टाइम पे भी आपको लड़कियाँ भी दिखेंगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों के लिए सेफ है। और ये कपा नूडल्स तो बहुत मस्त बने हैं, मज़ा आ गया। तो अभी मैं 7-Eleven से अपने होटल में आ चुका हूँ और मैं थोड़ा सा सामान भी ले आया और ये मैंने साथ में सोजू लाया। सोजू ये ना साउथ कोरियन ड्रिंक है। इसको आप बियर भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको आप वाइन बोल सकते हो। ये वाइन की कैटेगरी में आती है सोजू। तो इसको लोग थोड़ा थोड़ा सा पीते हैं और मैं सोच रहा हूँ इसको कॉकटेल बना के पीऊँ। सोजू को वही अपनी ऑरेंज ड्रिंक के साथ, मिनट मेड की ऑरेंज ड्रिंक लाई है मैंने, उसके साथ मिक्स करके पीऊँगा। वैसे तो आप इस सोजू को नीट भी पी सकते हैं बट मुझे पसंद नहीं है ऐसा। मुझे कॉकटेल बनाकर ही पीना पसंद है, खासकर ऑरेंज जूस के साथ जो मज़ा आता है ना, वो किसी के और के साथ नहीं आता। जैसे आप सोडे के साथ भी पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक के साथ भी पी सकते हो, बट ऑरेंज जूस के साथ अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही टेस्ट लगता है। आप पी कर देखना कभी, ड्रिंक कोई भी हो, ऑरेंज जूस के साथ पी कर देखना आप। और ये साथ में मैं लाया था लॉलीपॉप एक, तो ये ना इसमें ऐड करके, चलो जी, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लॉलीपॉप था तो इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर दिया। तो अब मेरी रेडी है ड्रिंक बनकर, तो अब मैं इसे मज़े से एंजॉय करूँगा। टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, आप पी कर देखना, कभी बना कर देखना अपने घर पे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी मैंने रूम की लाइट वाइट्स बंद करके और टीवी लगा दी है, तो अब मज़े से मैं एंजॉय करूँगा अपनी ड्रिंक को और फिर सो जाऊँगा। सो गुड नाइट। सो अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं और मैं सोने ही वाला था और देखो मुझे क्या दिखा, मुझे शोर सुनाई दे रहा था। और किस चीज़ का शोर है ये देखो, सुबह सुबह रहेंगे लोग सड़क के किनारे बैठ के, देखो एक साथ मिलके ऐसे ब्रेकफास्ट करते हैं और बातें बातें करते हैं एक साथ, तो कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा सीन लग रहा था। मैं सोचा आपको दिखा दूँ। तो गाइज़ मैं उठ गया हूँ, शाम के बज रहे हैं 5:30 और ये है मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड वियतनाम की और इसका नाम है होंगजेंग। तो ये मुझे आज साथ में ले जा रही है, कह रही है चलो हम साथ में खाना खाते हैं साथ में। तो हम जा रहे हैं कैफ़े अपार्टमेंट में, वहाँ पे जापानीज़ खाना खाएंगे आज हम। You said you don't dance? I think dance is a normal dance. No, it's the dance. This move. Freedom, right? So I think that dance is you need to learn. No, you need to I don't grind know the dance. music. I also don't know dance. I just listen this is dance. Just move your body, right? Yeah, that's dance. Here. Here. Oh my god. Raining? No. You said raining? Yeah. No raining. See, we are raining. Evening. I listen raining. Rain. तो ये देखिए आप, हो ची मिन शहर वियतनाम की चकाचौंध, और इसी चकाचौंध के बीच हम जा रहे हैं कैफ़े अपार्टमेंट जापानीज़ रेस्टोरेंट में। सो वहाँ जाके हम नाश्ता वगैरह करेंगे। मेरे लिए तो एक्चुअली ये नाश्ता ही है क्योंकि मैं अभी उठाऊँ। सो मिलता हूँ आपसे सीधा कैफ़े अपार्टमेंट में। ये थोड़ी सी मस्ती करते हुए हम लोग
व्यू देखो आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है ना बिल्डिंग्स का, कितनी अच्छी लाइटिंग्स, शाम का टाइम है, कितना अच्छा लग रहा है। वाओ, इट्स सो रिफ्रेशिंग। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जापानीज़ रेस्टोरेंट में और अभी हम अपना खाना यहाँ पे एंजॉय करेंगे। मैंने मंगाई है अपने लिए सुशी। सुशी जापान का बहुत ही मेरे ख्याल से नेशनल फूड है। सो बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने ये मैंगो सुशी मंगवाई है और साथ में और भी डिशेस मंगवाई हैं, मुझे इनके नाम नहीं पता। और सुशी वाकई में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। आप आओ तो ज़रूर ट्राई करना एक बार, सुशी बहुत ही टेस्टी है। और साथ में ये जो शेक है ये भी मुझे अमेजिंग लगा, मैंगो शेक है ये, और इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब अमेजिंग सा टेस्ट बना के दिए हुए। व्यू देखो यार आप लोग, बिल्डिंग्स, साइड में रोड और ऊपर बैठ के ये नज़ारा कैफ़े से। और गाइस ये बिल देखो कितना है, 8,70,000 डोंग का। तो गाइस खाना खा के बाहर आ चुका हूँ मैं, और हूँ को थोड़ा काम पड़ गया, उसको फ़ोन आया था घर से तो वो चली गई है। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। सड़कें देखो कि कितनी सजी हुई है ना, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ मुझे लग रहा है कोई इवेंट चल रहा है, चलो चल के देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के। ओ आओ यार, ये बहुत ही अच्छे से ऑफ़र किया है इस लड़की ने मुझे। ये पता नहीं क्या था ड्रिंक, बट मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे पता नहीं था कौन सी ड्रिंक अगर मैं नहीं पी पाता तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। ये सारे मुझे स्टूडेंट्स लग रहे हैं किसी स्कूल के, पता नहीं क्या कर रहे हैं तैयारी ये। ये देखो यहाँ कैसे हथियार रखे हुए हैं ना, ये पुराने ज़माने के कुल्हाड़ी, भाला, तलवार, ये सब तो हमारे इंडिया वाले तो मतलब लग रहे हैं। सही है, शायद इनके यहाँ भी यही यूज़ होते होंगे पुराने ज़माने में। यहाँ इतनी भीड़ बैठी हुई है तो शायद क्रू मेंबर्स हैं या क्या हो क्या रहा है समझ नहीं। कराटे किड बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखो कराटे वाली ड्रेस पहन के, शायद यहाँ पे कराटे का शो होने वाले हैं, हो चुका है, देखते हैं। dù cho vẫn bao khao khát hàng trăm năm anh sẽ đi đến những nẻo đường Việt Nam cho bao lâu tôi vẫn तो गाइस यहाँ परफॉर्मेंस हो रही है और आपको एक और चीज़ दिखाना है, यहाँ पे हमारे इंडिया का भी झंडा लगा हुआ है। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो सारे देश के झंडे लगे, देखो इंडिया का भी झंडा, मतलब इंडिया के भी पार्टिसिपेंट्स ज़रूर आए होंगे इस फंक्शन में। और जापान का लगा हुआ है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सही है।
तो ये देखो इनके लोकल न्यूज़ चैनल्स वगैरह होंगे जो इंटरव्यू ले रहे हैं, देखो। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक ड्रिंक यहाँ से ले लेता हूँ, कुछ लेमन वाटर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये मैंने लगाया हुआ अपना, तो वियतनाम में लिखा था, उसके बाद मुझे आपसे ट्रांसलेट करना। तो ये मेरा लाइम वाटर ऊपर से आ चुका है, एकदम चिल्ड। Can you put this? Kính thưa quý vị, và chúng tôi xin được phép chuyển lời từ phía ban tổ chức. Come on. Dự kiến sau Come một on. nữa, chương trình của chúng ta sẽ chính thức được bắt đầu. तो ये Rất mong tất मेरा cả quý lãnh đạo, वाटर quý đại biểu बन cùng चुका है। toàn thể quý khán giả, chúng ta sẽ cùng sẵn sàng. बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं ये जो ऊपर लिफाफा लगाते हैं ना, कितना अच्छे से हैंडल वाला, ताकि मैं पकड़ के कहीं भी ईजिली जा सकूँ। देखो ये कितना अच्छा कन्वीनियंट है ना हैंडल, तो ये सही है, इसको पकड़ के आप कहीं भी जा सकते हो, गिलास भी नहीं गिरेगा और ईजिली आप पकड़ सकते हो, नहीं तो आपको पूरा गिलास ऐसे हाथ में पकड़ना पड़ता है। ये जो ड्रम बजा रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है ऐसे वो कोई ओलंपिक्स का उद्घाटन हो रहा हो, वैसा वाला ड्रम लग रहा है। अभी बीच फंक्शन में
ना बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई है। इस शहर में कभी भी बारिश आ जाती है, कुछ पता नहीं लगता। तो अभी लोग ना इधर उधर जा रहे हैं सारे। Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xin được nhiệt liệt chào đón đồng chí Trần Thế Thuận. तो ये मेरे लेफ़्ट साइड जो रोड के है ना सेटअप लगा हुआ, वहाँ पे चल रहा था ये फंक्शन। अभी मैं वहाँ से आ चुका हूँ क्योंकि बारिश थोड़ी तेज़ होने लगी थी, तो मेरे को लगा कि कहीं ज़्यादा बारिश ना आ जाए, तो मैं होटल में चलता हूँ अपने। तो ये साइड में था देखो। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा अपने होटल की तरफ। वाइब देखो यार आप इस शहर की, कितना ऐसे अमेजिंग सा नहीं लग रहा। शायद वीडियो में ना लगे, लेकिन आप सच में यहाँ होगे ना तो आपको डिफरेंस दिखेगा। ये देखो अभी मैं सिर्फ 10-20 सेकंड के लिए खड़ा हूँ और देखो कितने स्कूटर्स निकल रहे हैं। और ये बिल्डिंग्स देखो, इतने स्कूटर्स हैं ना शहर में, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा आप खुद नोटिस करो कि इतने सारे स्कूटर्स खड़े हैं और गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, थोड़ी बहुत स्कूटर्स ज़्यादा हैं, लेकिन आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे तो बात करना। एक आधे ने गलती से मार दिया तो हो गया होगा, लेकिन मेरे को अब आप खुद इमेजिन करो ये सिचुएशन, इंडिया में इतने सारे स्कूटर्स कहीं पे खड़े हैं किसी भी शहर में, तो क्या आप बिना हॉर्न सुनाई दे चल सकते हो? ऐसे हो ही नहीं सकता कि इतने स्कूटर्स खड़े और हॉर्न ना बज जाए कोई। तो गाइस अभी मैं आया हूँ हो ची मिन के एक बहुत ही फेमस स्पॉट पे जिसका नाम है टर्टल लेक। हाँ, ये है मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पे टर्टल लेक है। और इसका ऑफिशियल नाम तो वैसे इंटरनेशनल स्क्वायर है, लेकिन लोकल्स इसे टर्टल लेक बुलाते हैं क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत बड़ा एक टर्टल शेप का स्टैचू भी हुआ करता था, तो इसलिए इसका नाम टर्टल लेक डाल दिया गया। और इसमें लेक में टर्टल्स भी थे पहले, अब शायद हैं नहीं है, मुझे पक्का नहीं पता, मुझे दिखेगा तो आपको भी दिखाऊंगा। तो यहाँ से शुरू हो गया टर्टल लेक। ये देखो ये ना लेक है, ऊपर इसके ऊपर सीमेंट से सारा बना दिए गए हैं बेंचेस टाइप, और पुल भी बना दिए हैं देखो छोटे छोटे सीमेंट्री के। इसमें क्या करते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे अपना बिछा के बैठ के खाते हैं पीते, पिकनिक मनाते हैं, एक तरह की गॉसिप करते हैं और चले जाते हैं। ये देखो जैसे अभी ये बैठे हुए हैं, फैमिलीज आती हैं, कपल्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है, ऐसे बैठ के गॉसिप वॉसिप करते हैं, पिकनिक बनाते हैं और चले जाते हैं। तो ये इसलिए बना हुआ है ये लेक। ये जो आप सीमेंट का टावर सा देख रहे हो, इसको वाटर टावर बोला जाता है। ये 1970 में बना था और फ्रांस के लोगों ने इसे बनाया था। और ये टावर के बिल्कुल नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी नाव दिख रही है। ये चलती वलती तो नहीं है मेरे ख्याल से, पौधे वौधे लगा रखे हैं इस पर, ये आर्टिफिशियल है, सिर्फ लुक के लिए ये कितनी अच्छी लग रही है ये। तो सोच रहा हूँ मैं अभी थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे नज़ारे देख लूँ। तो टर्टल लेक से बाहर आ गया हूँ अभी मैं। ये सामने एक शॉप है
छोटा सा स्टोर है, तो मैंने सोचा इसको भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। ये मेरे को लगता है फूड स्टोर है, यहाँ पे सिर्फ खाने पीने की ही चीज़ें दिख रही हैं मुझे हर जगह। तो सिर्फ खाने पीने का स्टोर है ये, अलग अलग कैटेगरी के फूड प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये देखो सब्जी हैं। ये कहता हूँ कितने फ्रेश फ्रूट्स लगे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और ये बनाना का प्राइस आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अगर लोगे आप तो 29,000 डोंग के, 29,000 डोंग के 3 बनाने। तो इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करो तो ये हो गया आपके लगभग 100 रुपये, 100 रुपये के 3 बनाना। तो महंगे हुए वैसे काफ़ी, क्योंकि इंडिया में तो 5 या मैक्सिमम 10 रुपये का एक मिल जाता है बनाना। तो कुछ चीज़ें वियतनाम में बहुत महंगी हैं, कुछ चीज़ें बहुत सस्ती हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वियतनाम बहुत सस्ता है हर चीज़ में नहीं है भाई। कुछ चीज़ें हैं जो सस्ती हैं, कुछ चीज़ें जैसे पेट्रोल और डीजल सस्ता है यहाँ पे। वो मैंने देखा था पेट्रोल पंप पे, मैं बाइक पे जाते रहता हूँ ना, वो बाइक टैक्सी करके, तो वो जो पेट्रोल पंप में रुकते हैं तो वहाँ पे पढ़ता हूँ मैं, प्राइस तो बहुत कम है वहाँ। यहाँ पे लगभग 60-65 रुपये इंडिया के, इतने रुपये लीटर यहाँ पे पेट्रोल है। तो वो चीज़ें सस्ती हैं। अब आप बोलोगे हर चीज़ सस्ती है, वो ऐसा नहीं है। अब जैसे ये देखो यहाँ पे पापड़ पड़ा हुआ है, ये पापड़ का पूरा पैकेट दे रहे हैं 19,000 का, 75 ग्राम इसका वेट है। तो कितना हो गया 19,000, लगभग 65 रुपये का। तो ये ठीक है रेट वैसे, है ना, 65 रुपये का हमारे यहाँ भी इतने का ही मिलता है। तो ये सही रेट लगा मुझे पापड़ का। ये लेस का डिब्बा सॉल्टी फ्लेवर लिखा हुआ है 54,000 का, तो ये हो गया लगभग 185 का, लगा लो 185 रुपये का। ये आ गई आपकी चॉकलेट की सेक्शन। ये लिखा हुआ है जिसमें कोकोआ सबसे ज़्यादा है, वो ज़्यादा कड़वा होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता ज़्यादा कोकोआ वाला। जैसे 99% कोकोआ लिखा हुआ ना, ये तो बिल्कुल ही बकवास होगा, टेस्ट में कह रहा हूँ मैं। तो बाकी डेयरी मिल्क भी लगा हुआ है यहाँ पे, और हर्शे, सारे चॉकलेट्स हैं यहाँ पे। ये आ गई नूडल्स के सेक्शन, ये सारे कप्पा नूडल्स हैं कोरियन ब्रांड्स के। ये देखो ये जैसे कैंडीज़ रखी हुई हैं, मिक्स फ्रूट की कैंडी है। इसका प्राइस कितना लिखा हुआ है, इसका प्राइस लिखा हुआ है 1,79,000।
तो ये हो गया लगभग 600 रुपये का डब्बा है, ये छोटा सा कैंडी का, मिक्स फ्रूट की कैंडीज़ का डब्बा 620 रुपये के ये लगभग। ये आ गया आपकी आइसक्रीम सेक्शन। अच्छा, यहाँ पे आप कभी आओ तो आइसक्रीम हमेशा देख कर खाना, क्योंकि कई आइसक्रीम्स नॉनवेज भी होती हैं यहाँ पे, उनमें लिखा होता है कि इसमें क्रैब डला होगा, इसमें फ़िश डली होगी। तो इनके आइसक्रीम भी नॉनवेज होती हैं, तो ये नहीं कि उठा के सीधा खा ली, आप चेक कर लेना एक बार कौन सी आइसक्रीम में क्या डाला हुआ है। एक्चुअली इंडिया में क्या, हम तो बस वो ग्रीन साइन देखते हैं तो हमें लगता है वेज है, खा लो, और रेड साइन है तो मतलब नॉन वेज है, और अगर ब्राउन साइन है तो हमें लगता है एग है। तो जो प्योर वेज है वो ग्रीन साइन देखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे साइंस नहीं होते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्रेडिएंट्स को। तो मैं तो क्या करता हूँ, अपने फ़ोन पे उसको स्कैन करके देख लेता हूँ कि कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, तो मुझे बता देता है फ़ोन कि हाँ भाई ये वेज है कि नहीं है। और ये देखो बड़े बड़े कप्स आइसक्रीम के, हमारे यहाँ पे आते हैं ना क्वालिटी वॉल्स के, अमूल के, यहाँ पे पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स हैं, सुने भी नहीं होंगे। अब इनमें से आधी आइसक्रीम्स ऐसी होंगी जो नॉनवेज होंगी, अगर हो सके तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो पिज़्ज़ाज भी हैं यहाँ पे, और ये देखो ये ज़िंदा समुद्री जानवर, ये सारे सी फूड। ज़िंदा तो खैर नहीं है ये, वो मैंने गलती से ज़िंदा बोल दिया, मतलब मेरा मतलब था कि ऐसे मतलब उनको पैक करके डाल दिया हुआ है। ये देखो फिश, ऑक्टोपस सब मिलता है यहाँ पे। ये शायद बीफ, हाँ बीफ ही है ये। और ये आ गई आपकी मिल्क सेक्शन। देखो कितने सारे मिल्क के डब्बे हैं यहाँ पे, कितने अलग अलग ब्रांड्स के। अच्छा, एक चीज़ देखी मैंने इन दो शो की, यहाँ पे ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कंपनीज बहुत ज़्यादा है, एक ही चीज़ में इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं कि आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, जिस वजह से कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है मार्केट में, तो फिर कंपनी अच्छा अच्छा सामान बनाती हैं। हमारे यहाँ क्या कंपटीशन कम है, कंपनी कम है, आप किसी भी ब्रांड को उठा, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को उठा लो, उसमें कंपनीज बहुत कम होंगी, तो कंपटीशन कम होता है, इसलिए कंपनीज भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्वालिटी पे। तो हम भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्वालिटी पे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपटीशन कम है। अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा ना तो प्राइस भी कम मिलेगा कंज्यूमर को, और साथ ही साथ क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि फिर हर कंपनी चाहेगी कि मेरा क्वालिटी अच्छा हो, मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। तो ये सब जो कंट्रीज़ है ना, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, चाइना हो गया, चाइना तो परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ के लिए। वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे गाड़ियों को ले लो आप, हमारे यहाँ पे गाड़ियों के 2 ही ब्रांड हैं या 3-4 ब्रांड लगा लो, है ना। इंडिया के कह रहा हूँ, फॉरेन के नहीं। इंडिया के क्या है, एक टाटा, एक महिंद्रा, मेन तो यही है ना कम्पीट करती है। मारुति इंडिया का तो है नहीं, इंडिया का है लेकिन 50% शेयर उसका सुजुकी का जापानीज़ है, तो मैं इंडिया का तो मानूंगा नहीं उसको ना। लेकिन यही आप चाइना के लगा लो, उनके पास गाड़ियों के जो लोकल डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं ना, मेरे ख्याल से 100 से भी ज़्यादा हैं, वो आप सर्च कर लेना। तो ये होता है जब कंपटीशन होता है अच्छी। ये देखो ये आ गई आपकी ड्रिंक की सेक्शन, यहाँ से आप कोई भी बॉटल उठा सकते हो। अब इस चीज़ में भी ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इन चीज़ों, इन देशों के बारे में। यहाँ पे ना ड्रिंक बेचना कोई भी बेच सकता है, मतलब ग्रॉसरी स्टोर हो, रिटेलर हो, कोई स्टॉल लगा के बैठा हो, कोई रेडी वाला भी हो ना, वो भी बेचता है यहाँ पे ड्रिंक्स बाहर। तो इतना ओपन है और लोग पीते हैं, पीना भी अलाउड है, चाहे आप सड़क पे बैठ के पी लो, है ना, तब भी यहाँ पे क्राइम कम है। तो देखो आप, चलो ये छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर था, आपको दिखा दिया। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। तो अभी मैं यहाँ आया हूँ, ये रोड साइड कैफ़े मिला मुझे। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कोई शेक मंगवाऊँ, है ना। जूस तो रोज़ पी ही रहा हूँ,
आज शेक पीते हैं कोई। तो ये मैंने मंगवा लिया अपने लिए, ब्लूबेरी शेक है ये। कितने अच्छे से देखो सजा के दिया इन्होंने। तो ये है ब्लूबेरी शेक अल्ट्रा स्मूथ के साथ। ये क्या करते हैं, बर्फ़ को क्रश कर देते हैं एकदम से। तो इतना क्रश कर देते हैं कि वो इनके शेक के साथ मिक्स हो जाती है, और इतना एक तो चिल्ड भी बन जाती है और थिक थिक बनता है थोड़ा शेक इनका। तो ये देखो, ये मैं इसलिए हिला रहा हूँ कि बर्फ़ जो है अगर थोड़ी सी बची हुई तो वो थोड़ी मिक्स हो जाए। और वाओ, सच में वाओ, बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही टेस्टी। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ऐसा शेक आज तक कभी नहीं पिया, इतना अच्छा बना हुआ है। यहाँ मैंगो शेक पिया था मैंने एक जापानीज़ रेस्टोरेंट में, वो भी मुझे अमेजिंग लगा था। अब ये ब्लूबेरी शेक यहाँ पे पी रहा हूँ तो ये भी अमेजिंग लग रहा है। और आपको बता दूँ, इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं यहाँ पे, और फिर भी देखो कैफ़ेज़ ओपन हैं, लोग अपना चिल कर रहे हैं, ट्रैफिक जा रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की, इसको बोलते हैं नाइट लाइफ। तो फाइनली मेरा शेक ख़त्म हो गया, तो मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से अपने होटल में। तो चलते हैं होटल में और रेस्ट करते हैं। 12:30 बज चुके हैं वैसे भी। तो गुड मॉर्निंग, आज एक नया दिन, और मैं आया हूँ यहाँ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने, और मेरे साथ है मेरी फ्रेंड होंगजेंग। तो खैर हमने खाना खा लिया है और मैंने टैक्सी मंगवा ली है, वो सामने येलो कलर की हमारी टैक्सी आई हुई है। तो आज हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वो है वांग ताऊ। वांग ताऊ एक बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, और ये लगभग हो ची मिन सिटी से 120 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए मैंने टैक्सी बुलाई है क्योंकि ज़्यादा दूर थी लोकेशन। तो 120 किलोमीटर है, यानी 2 से 3 घंटे हमें लग जाएंगे वहाँ जाने में। तो वो बीच एरिया है वहाँ पे, और भी बहुत सारी वहाँ पे फेमस जगह है, जैसे जीसस क्राइस्ट का स्टैचू है बहुत बड़ा। तो वहाँ जा रहे हैं हम। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए इस ट्रिप को। व्यू देखो कितना अच्छा है ना, बिल्डिंग्स, क्लियर स्काई, और बड़े बड़े रोड, और एकदम साफ़ सुथरे। और जिस कार में हम ये बैठे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक कार है। तो देखो बहुत आराम से चल रही है। ये टनल आ गया अभी। काफ़ी अच्छे नज़ारे रास्ते में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल सी सीनरी है यहाँ पे। हॉन्ग भी अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रही है। तो अभी हमने आधा रास्ता क्रॉस किया था, मतलब 1 घंटा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हुआ होगा। तो ये हम चार्जिंग स्टेशन में आए हैं। तो ये ड्राइवर भाई साहब कह रहे हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी थोड़ी सी चार्ज करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कह रहे हैं 5 से 10 मिनट लगेंगे पूरी गाड़ी चार्ज होने में। तो भाई साहब मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगे होंगे, और पूरी गाड़ी चार्ज हो गई और हम फिर से निकल पड़े। और ये हॉन्ग को नींद आ गई थी तो वो सो गई है। तो अभी 1 घंटा और लगेगा, 1 से 1.5 घंटा। तो हम वांगतोंग पहुंच चुके हैं, और देखो स्टार्टिंग में आते ही होटल्स देखो आप यहाँ के, कितना बड़ा होटल है ये। कितने रूम्स होंगे ये, कम से कम 500 कमरे होंगे इस होटल में। तो काफ़ी डेवलप्ड है यहाँ का एरिया भी। हालांकि ये वांगताओ एक गांव है, हो ची मिन सिटी एक शहर था, और ये जो है एक गांव में आया हूँ मैं। और ये गांव लग रहा है आपको, देखो वांगताओ। तो गाइस ये हम पहुँच गए वांगताओ, और हमने यहाँ पे स्टॉप लिया है जीसस क्राइस्ट स्टैचू। ये है वो, देखो पीछे आपको लास्ट में दिख रहा होगा जीसस क्राइस्ट स्टैचू, वहाँ पे जाना था। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि ये आज बंद है। आज बंद नहीं था वैसे, लेकिन वो कह रहे हैं कोई पॉलिटिकल इवेंट चल रहा है ऊपर, इसलिए आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। वो देखो स्टैचू दिख रहा है आपको, वो बहुत ही बड़ा स्टैचू, वो लगभग 170 से 180 मीटर लंबा स्टैचू है, इतना ऊँचा है वो। तो गेट कीपर ने ना हमें कहा कि चलो आप यहाँ पे आके वीडियो थोड़ी सी शूट कर लो, ऊपर नहीं जा सकते लेकिन, क्योंकि ऊपर चल रहा है पॉलिटिकल फंक्शन को, इसलिए आम लोगों के लिए बंद किया गया ये। तो लेकिन ये जो है ना 36 मीटर ऊपर है, और एशिया का लार्जेस्ट जीसस का स्टैचू है ये। और ये रियो द जेनेरियो वाला नहीं है जो ब्राज़ील में, उसका ही रेप्लिकेट बनाया हुआ है इन्होंने।
वैसे तो हम उस स्टैचू के ऊपर तक जाने वाले थे, वहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, उसके सर तक जा सकते हो आप। होंग का ही प्लान था, और होंग एक क्रिश्चियन है और इसी ने मुझे स्टैचू के बारे में बताया। बट चलो अब यहीं पे बैठ के फ़ोटोज़ ले रहे हैं, क्या करें, किस्मत नहीं है। बट बहुत अच्छा है, ये देखो यहाँ से दिख रहा है आपको कितनी ऊंचाई पे है वो, वहाँ से पूरा वांगताओ दिखता है शहर। तो अभी मैंने टैक्सी बुला ली है और हम जा रहे हैं वांगताओ बीच। तो अभी नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन होगी बीच में। स्टैचू तो हम देख नहीं पाए, तो हमने सोचा चलो बीच ही चलते हैं। तो अभी टैक्सी का वेट कर रहे हैं, बस आती ही होगी, लग आ गई शायद टैक्सी। हाँ, ये आ गई हमारी टैक्सी। तो टैक्सी आ गई, अब हम जा रहे हैं वांगताओ बीच की तरफ। मुझे ना अजीब सी फ्रेगरेंस आ रही थी कार में, तो मैं होंग से ये पूछ रहा था कि फ्रेगरेंस किस चीज़ की है। तो वो बोल रही थी ये शायद कार परफ्यूम होगा या बट अजीब सी थी, अच्छी थी, ऐसी नहीं है, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगी मुझे, बट अजीब सी थी। मैंने आज तक ऐसी फ्रेगरेंस देखी नहीं थी किसी गाड़ी में। तो लो जी लो, हम बीच भी आ गए हैं। टैक्सी वाला जा रहा है वापस, हमें बीच पे छोड़ दिया और यहाँ से हम जाएंगे बीच पे। तो ये मैं यहाँ होंग से पूछ रहा था कि तुम यहाँ पहले बीच पे आई होगी ही नहीं। तो ये कह रही थी ये मैं बचपन में आई थी फैमिली के साथ, उसके बाद नहीं आई क्योंकि कहते टाइम ही नहीं मिलता। तो फैमिली के साथ एक बार ये बचपन में आई थी, कहती इसके बाद अभी आई हूँ। तो ये भी बहुत सालों बाद आई थी इस बीच पे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मेरे को लगा शायद ये पहले भी आई है तो उसको ज़्यादा पता होगा, बट ये भी बहुत दिनों बाद ही आई थी, बहुत सालों बाद एक्चुअली। और ये सामने आ गया आपका बीच, दिख रहा है आपको, वो देखो सामने बीच। वाओ, कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है ना, देखो समुंदर। समुंदर जितना गहरा है उतना ही मतलब रहस्यमय भी होता है वो। तो बाहर से तो सुंदर लगता है, लेकिन जो लोग क्रूज़ वगैरह में जाते हैं या फिर जो लॉजिस्टिक्स वाली शिप्स जाती है उनको पूछो तो उनके लिए तो समुंदर डरावना है। होंग जा रही है सीधा बीच पे।
very high. The big one. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बीच से। हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। अभी हम जा रहे हैं बीच के पास में एक जगह है, इसका नाम है क्वांग त्रोंग तैम थंग। वो एक जगह है, वो आपको दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो भी। साथ में ही है बिल्कुल, मतलब एक स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है उन्होंने, गवर्नमेंट ने यहाँ की। तो वो दिखाता हूँ, और रास्ते में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ेंगी तो वो भी दिखाता हूँ। तो ये था बीच, और बीच साइड में ही अभी हम जाएंगे। देखो इनका कितना साफ आसमान है, और वो देखो दिख रही है आपको, काइट उड़ रही है। तो यहाँ पे भी काइट उड़ाते हैं, बहुत बड़ी काइट है ये, अलग किस्म की काइट उड़ाते हैं यहाँ पे। तो ये देखो पास से किस तरह की काइट्स उड़ रही हैं यहाँ पे। इतना साफ सुथरा है इनका ना शहर, देखो कितना मज़ा आ रहा है। और ये देखो काइट उड़ा रहे हैं बच्चे। और ये देखो कितना अच्छा आर्किटेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, कितने अच्छे से बनाया हुआ है।
ये देखो ये एक पुल सा बनाया हुआ है, कितने अच्छा बनाया हुआ है ना, साइड में समुंदर और इतना अच्छा सा ये पुल सा बनाया हुआ है, इसमें चढ़ सकते हो आप, फोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है रेड कलर का। यहाँ से चढ़ सकते हो, फिर वो पूरा घूम के आपको आना पड़ेगा, बट हमारे पास अभी टाइम नहीं है तो हम नहीं चढ़ रहे हैं इस पर। वैसे भी इसमें कुछ खास नहीं है, बस वो देखो हेलीकॉप्टर से बना हुआ है वो झूला बच्चों के लिए। सामने एक साइकिल वाला दिख रही है, आइसक्रीम बेच रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ हम भी एक आइसक्रीम खा ही लेते हैं। They have finished already. फिनिश। तो आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, टेस्ट करते हैं इसको। तो ये आइसक्रीम है तो टेस्टी। तो ये होंग यहाँ पे पोज देती हुई, और ये देखो यहाँ पे सनसेट कितना अच्छा लग रहा है ना, सनसेट मतलब होने ही वाला है, शाम हो चुकी है। और ये सामने देखो यही है क्वांग त्रोंग टैम थंग, इस जगह का नाम है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना सामने, ये 183 पिलर्स हैं, 143 पिलर्स हैं ये टोटल, और इन सब की हाइट मैक्सिमम जो है 30 मीटर्स तक है। आप देख सकते हो छोटा पिलर भी है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बनाया हुआ इन्होंने। तो जो सबसे बड़ा पिलर है वो 30 मीटर्स तक टॉल है, और 183 पिलर्स हैं ये टोटल। तो ये सब दर्शाते हैं यहाँ के वियतनाम के शहरों को और गाँवों को, तो उन्हीं की याद में ये बनाए हुए हैं, और ये सिंबल है सिटी का। तो अच्छा है वैसे। और रात को कहते हैं अगर रात को आओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन भी चलता है और लाइट्स भी आती हैं, लाइटिंग शो भी होता है, जिससे ये सारे फाउंटेन्स में अलग अलग लाइट्स होती हैं, जैसे रेड येलो ग्रीन ब्लू, हर एक पिलर पे अलग अलग लाइट ग्लो करती है, और साथ में म्यूज़िक भी बजता है। तो यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा है। एक तो ये जो पिलर्स हैं वो ऊंचाई पे हैं, ये देखो आप देख रहे हो ना, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ऊपर से यहाँ पे साइड में समुंदर, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है पिलर्स के साइड में। तो यहाँ पे लोग आते हैं, व्यूज़ देखते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। और ये देखो यहाँ साइड में आपको शहर भी दिख रहा होगा। तो ये है यहाँ का सीन, कैसा लग रहा है आपको? तो गाइस अभी मैं यहाँ पे ना टैक्सी ऑर्डर करने वाला हूँ अपनी। यहाँ से हम जा रहे हैं वापस हो ची मिन सिटी में। तो शाम होने वाली है वैसे भी, और मैंने इस सिटी में अपना होटल तो ले नहीं रखा, तो इसलिए यहाँ पे अभी मैं टैक्सी बुला रहा हूँ। 2-2.5-3 घंटे लगेंगे मुझे वापस, तो मैं रात तक पहुँच जाऊँगा हो ची मिन सिटी वापस। वो रहा स्ट्रक्चर सामने, और सामने ये बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पे हमारी टैक्सी आएगी। तो होंग अभी ना कॉल कर रही है उसी टैक्सी वाले को जिसमें हम आए थे। तो वैसे तो मेरे पास ऐप है, ग्रैब ऐप यहाँ पे चलती है, बट मैंने उनसे टैक्सी वाले से बात कर ली थी कि मैंने वापस भी जाना है आज ही। तो उनको भी वापस तो जाना ही था, तो मैंने कहा अगर आप वेट कर लेते हो 2-4 घंटे तो हमें भी ले जाना, थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा और उनको भी खाली नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने बात कर ली थी, तो इसलिए मैं होंग को समझा रहा हूँ कि उन्हीं का नंबर कॉल करूँ।
तो ये सनसेट बिल्कुल होने वाला है और कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ से देखो सनसेट। तो होंग को यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही थी नंबर के लिए, तो मैंने क्या किया था, जब मैं उतरा था ना टैक्सी से तो मैंने नंबर ले लिया था उनका। तो ये मैं आपको नंबर बता रहा हूँ कि ये नंबर है जो मिलाने हैं टैक्सी वाले को। तो ये होंग अभी बात कर रही है टैक्सी वाले से। मैं भी कर सकता था, मेरे पास नंबर था, मेरे पास यहाँ की सिम भी है, लेकिन क्या है कि अगर मैं कॉल करता तो पहले तो मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन को वियतनामीज़ में करके उसको समझाना पड़ता। तो इसलिए मैंने होंग को बोला तुम ही कर दो, क्योंकि ये यहीं की है, वियतनामीज़ है तो उसे आती है, तो ये 2 मिनट में समझ जाएंगे एक दूसरे की लैंग्वेज। तो ये अभी उनसे पूछ रही है कि टैक्सी वाला ऐसे पूछ रहा है कि आप किस लोकेशन में खड़े हो, मुझे एग्जैक्ट बताओ। तो ये अभी एग्जैक्ट बता रही है कि हम कौन से एग्जैक्ट पॉइंट पे खड़े हैं, तो कहाँ पे आपको आना है। ये बहुत अच्छा सीन था। ये अंकल जी देखो आ रहे हैं अपनी बाईसाइकिल चला के, मुझे देख रहे थे, मैं इनको देखने लगा। अभी कांटेक्ट हो चुका है टैक्सी वाले से, वो बोल रहे हैं उन्होंने हमें देख भी लिया है। वो कह रहे हैं कि आप थोड़ी सी पीछे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी रोकना अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। तो गाइज़ इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको टैक्सी का सफ़र बता दूंगा, वापस से हम होचिमिन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, अगर आप अभी तक इस ब्लॉग में बने हुए हो तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप कर दो इस ब्लॉग को। और थैंक्स अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अखिल गुप्ता ब्लॉग्स।